नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ब्रायलर पालन करके आप कम समय में कमा सकते हैं अच्छी आय। खरीफ मक्के की कटाई, गहाई और भंडारण पर तकनीकी जानकारी। अपने प्रदेश में बेर की बागवानी बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि कम पानी में आसानी से बेर के पौधों से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लेकिन इन बेर के बागों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता रहता है। यदि समय रहते इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो बेर के बाग में भारी नुकसान हो सकता है। तो बागवान भाइयों को चाहिए कि आप शुरू से ही इन रोगों के नियंत्रण के लिए उचित उपायों को अपनाएं। तो बेर के बाग में कौन कौन से रोग लगते हैं तथा इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आरपी खासोलिया। सबसे पहले किसान भाइयों पर बात करेंगे कि बेर में एक जो खतरनाक रोग आता है वो है छाछा रोग, जिसको इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। छाछा किसान भाइयों, उससे नाम से पता लग रहा है कि छाछा मीन्स जो पत्तियां हैं उन पे, फलों पे, टहनियों पे सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण छा जाता है। और चूर्ण छाने से किसान भाइयों क्या होगा कि जो पत्तियां खाना बना रही थी वो प्रॉपर खाना नहीं बना पाएगी, तो खाना पत्तियों में नहीं बन पाएगा किसान भाइयों। तो जो फल बन रहे थे फलों में जाके खाना इकट्ठा नहीं होगा, तो खाना पत्तियों में अगर खाना इकट्ठा नहीं होगा तो वो फल छोटे रह जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और वो गिर जाएंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना बेर के बाग में लगने वाला रोग छाछिया के पहचान के बारे में। अब जानते हैं ये रोग किस समय बाग में आता है और इसकी रोकथाम के लिए आपको कौन से उपायों को कैसे करना होगा, जिससे इस रोग से होने वाले नुकसान से बाग को बचाया जा सके। इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो किसान भाइयों में ये ध्यान रखना है कि छाछा रोग कब आता है और फिर उसका इलाज क्या है। किसान भाइयों, बेर में जो छाछा रोग है उसकी शुरुआत होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो पहचान हमें हो जाएगी जब डी जाएगी, लेकिन इसका जो समय आ रहा है कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, वो सितंबर से चालू हो जाता है। किसान भाइयों, फफूंदीनाशक दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव में चालू कर देना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों में करना है कि जो गंधक का चूर्ण ले रहे हैं जो घुलनशील है, तो उसके में 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे, तो उससे भी हम छाछा रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। बेर के बाग में पत्ती धब्बा रोग से भी काफी क्षति देखी गई, तो इस रोग को किसान भाई कैसे पहचाने और समय रहते इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानते हैं। बेर में दूसरा रोग आता है एक जो अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, जो पत्तियों पे किसान भाई, इसमें क्या होगा किनारे पे या बीच में इसमें भूरे रंग के धब्बे बनेंगे, वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे और उन धब्बों के चारों तरफ किसान भाइयों क्या होगा एक पीला सा घेरा दिखाई देगा। और वो जो धब्बे हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी पत्ती को कवर कर लेंगे, पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी, जली हुई सी झुलसी हुई सी नजर आएंगी और धीरे धीरे वो पत्तियाँ नीचे गिर जाएगी, झड़ जाएगी और पौधे पे पत्तियाँ कम रहेगी तो खाना कम बनेगा और वही बात रहेगी कि वहाँ फल कमज़ोर और छोटे बनेंगे किसान भाई। तो इससे बचने के लिए भी हमें कुछ जो फफूंदीनाशक दवाइयाँ हैं उनका सही समय पर छिड़काव करेंगे तो हम बेर को इस जो पत्ती धब्बा रोग से उसको बचा लेंगे। तो किसान भाइयों, पत्ती धब्बा रोग बेर में जो आता है इससे बचने के लिए जैसे पत्तियों पर धब्बे दिखाई दें, जो 2-3 दवाइयाँ, जैसे एक बात करें मैन को जेप एक फफूंदीनाशक है वो, या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से फफूंदीनाशक आती है उसका अगर हम छिड़काव करें तो किसान भाई इन दोनों दवाइयों में से कोई एक लें और उसकी जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप 2-3 छिड़काव करेंगे किसान भाइयों 15 से 20 दिन के अंतर पे जो बेर में जो पत्ती धब्बा रोग आ रहा है उसको नियंत्रण कर लेंगे। किसान भाइयों, इस तरह जो बेर में अगर जो बीमारी आ रही है छाछा, पत्ती धब्बा और मोल्ड, सही समय पर पहचान करके सही समय पर आप इलाज करेंगे तो आप निश्चित तौर से आप अच्छा मुनाफा इसमें प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
राज्य के बहुत से किसान भाइयों का रुझान कृषि सह व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन की तरफ बढ़ रहा है और हमारे जो किसान भाई इस व्यवसाय में ब्रायलर पालन करना चाहते हैं, वे मुर्गियों के चूजों को अपने फार्म पर लाने के बाद उनकी देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करें ताकि उनकी वृद्धि व विकास ठीक तरह से हो सके और आपको अधिक मुनाफा भी मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभनगर उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। आजकल जो ब्रॉयलर पालन जो काफ़ी बढ़ रहा है उसके महत्व के बारे में और ब्रॉयलर पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। आप ये देख रहे हैं ये ब्रॉयलर है, ये वाइट लेगऑन की नस्ल है जिसका स्टैंड कॉफ 400 है। तो ब्रॉयलर पालन में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो क्या बातें ध्यान रखनी होती है मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉयलर चूजों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है उनके सही समय पर उचित देखभाल और आहार प्रबंधन करना, जिससे कि चूजों से आगे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो कैसे करें इनकी देखभाल और आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्रॉयलर, जब डे ओल्ड ब्रॉयलर हम लेके आते हैं, डे ब्रॉयलर चिक्स हैचरी से लेके आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होती है उनकी ब्रूडिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी बल्ब जला रखे हैं, इनको 24 घंटे ताप की आवश्यकता होती है। पहले सप्ताह के अंदर हम इनका तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखते हैं और फिर प्रत्येक तापक्रम 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाते हैं। ऐसा हम 6 हफ्तों तक करते हैं जब तक कि आपका इनका पंखों का भी विकास हो जाता है और ये अपने शरीर के तापक्रम को अच्छी तरह से मेंटेन रख पाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रूडिंग के अंदर यही है कि उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्थान का। शुरुआती तौर में हम इनको जो स्थान प्रोवाइड करते हैं ब्रूडर के नीचे, वो 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्थान प्रोवाइड करते हैं और जब ये वयस्क हो जाता है ब्रॉयलर तब उसको 1 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। इसलिए उस हिसाब से हमको इनको स्पेस स्थान देना चाहिए। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये जो पालन किया जा रहा है ये डीप लिटर सिस्टम में किया जा रहा है। तो डीप लिटर सिस्टम के अंदर आपके लोकल जो भी अवेलेबल हो, जैसे गेहूं का भूसा हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया या लकड़ी का बुरादा हो गया, उसको हम बिछा देते हैं। इसको बिछावन भी कहते हैं। तो इसकी हम 2 से 4 इंच तक इसकी मोटाई रखते हैं शुरुआती तौर में। अखबार के न्यूज़पेपर बिछा के रखते हैं और उस न्यूज़पेपर के ऊपर ही हम दाना डालते हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो चिक होता है उसको ये पता नहीं होता है कि फीडिंग कहाँ से करनी है, तो अखबार पे रख देते हैं। और दूसरा, उनके पैर जो है नहीं फिसलते। जैसा कि आप ये देख रहे हैं चिक गार्ड हम लगा देते हैं एक तरह से ये बाउंड्री, ताकि कि जो चूजा है जो हम तापक्रम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे बाहर ना जाए, मतलब कि ताप के शॉक से वो बाहर ना जाए और उसे कोल्ड शॉक ना हो जाए। इस वजह से हम ये चिक गार्ड लगा के रखते हैं। ये 7 से 10 दिन तक हम लोग लगा के रखते हैं। भाइयों, चूजों का सही समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि चूजों को रोगों से बचाया जा सके। एक टीका तो उनके हैचरी से लग के आता है जो कि मैरेक्स डिजीज का टीका होता है। उसके बाद 7 दिन पे हम इनके ऊपर रानीखेत का टीका लगाते हैं जो कि F1 स्ट्रेन का होता है। 7 दिन के बाद 14वें दिन पे इन पे हम IBD गम बोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का टीका लगाते हैं। कुछ जगह जहाँ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस प्रिवेलेंट हो वहाँ 21वें दिन पे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी लगाया जाता है। अदरवाइज ये जो 2 टीके हैं, सामान्यतः 2 टीके और एक मैरेक्स डिजीज का टीका जो कि हैचरी पे लगाया जाता है, ये टीके लगाए जाते हैं। इनके दाने के लिए 3 प्रकार के दाने आते हैं। एक तो प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। क्योंकि प्री स्टार्टर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो कि इनके जो मसल मास के विकास के लिए ज़रूरी होता है। स्टार्टर के अंदर जो स्टार्टर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 22% की प्रोटीन की मात्रा होती है और उस टाइम में भी मसल का विकास होता है। इसलिए 15 दिवस तक हम इनको प्री स्टार्टर और स्टार्टर दाना खिलाते हैं और 15वें सप्ताह के मतलब 15 दिन के बाद
इनको फिर हम फिनिशर दाना देना शुरू करते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक की होती है, और जो एनर्जी की मात्रा होती है वो स्टार्टर दाने के अंदर कम होती है और फिनिशर दाने के अंदर एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाद के अंदर इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए ये दाने का ध्यान रखना चाहिए। इनके शुरू में पानी के बर्तन और खाने के बर्तन जो होता है चिक गार्ड, चिक वाटर एंड चिक ड्रिंकर आता है, जो हम 20 चूज़ों पे एक रखते हैं, 20 चूज़ों पे एक रखते हैं। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाने पर 50 पे हम एक जो बड़ा ड्रिंकर और फीडर इनको उपलब्ध कराते हैं, जो कि 50 चूज़ों के लिए सफिशिएंट होता है। अगर हम ऑन एन एवरेज माने 45 दिन में एक बैच निकलता है और 7 दिन का हम उसमें डाउन टाइम रखें तो वो 8 बैच इसमें निकाल सकता है। और 2000 बर्ड्स का अगर हम फार्म करें तो 2000 बर्ड्स पे पर बैच पे आप देखिए, अगर पूरा साल भर का कैलकुलेशन देखें तो सारा लोन चुकाने के बाद, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद और इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद भी आपके 2.5 से 3 लाख का फ़ायदा हो जाता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मक्के की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी परिपक्व अवस्था में है। ऐसे में किसान इस फसल से अच्छा लाभ कमाने के लिए फसल की कटाई से लेकर भंडारण और बाजार में बेचने तक किन किन प्रबंधनों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार से। किसान बंधुओं, आज हम आप जो है खरीफ मक्के की कटाई, फसल की पहचान, कटाई की गहाई और भंडारण, मेज यंत्र सेलर की जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हैं। जो है तो खरीफ मक्के की जो कटाई है, ये समय अभी बहुत बढ़िया आ चुका है कि हम मक्के की जो कटाई करेंगे। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फसल प्रबंधन पर। इसकी पहचान जो है, हम लोग को ये देखना चाहिए कि मक्का जब हम लगाए हैं, लगाने के आप जो जिस समय उसमें बाली आया और उसमें दाना पड़ गया, तो धीरे धीरे पकते समय उसकी बाली जो है धीरे धीरे पीला होने लगता है। तो आप समझ जाएं कि आपके पकने की स्थिति आ रही है और उसमें के अंदर के दाने जो है सख्त होने लगते हैं। तो जब धीरे धीरे दाने सख्त हो जाएं, अर्थात उस दाने में लगभग 25 से 30% नमी पहुंच जाए कि उससे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तब आप जो है उसकी कटाई की तैयारी करेंगे। जो है अब पूरे पौधे को देख करके आप ये ना सोचें कि पूरा पौधा पकेगा तब हम जा करके जो है इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि आजकल हाइब्रिड जो किस्में हैं, प्रभेद हैं, उनकी पत्तियां हरी रहती हैं और बाली जो है उसका जो है पक जाता है। जो है इसको देखते हुए आप बाली जो है देखें, बाहर से पीलापन हो गया और उसके दाने सख्त हो गए, तो और उसमें नमी की मात्रा लगभग 25 से 30% से कम होने लगा है, तो आप उसको काटना शुरू कर दें। किसान भाइयों, फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। काटने के बाद उसको 6 से 7 दिन तक बढ़िया ढंग से सुखाना है। सुखाने से जो है उसमें दाने जो है धीरे धीरे नमी हटने लगेगा और जा कर के वो लगभग 15% नमी वहाँ तक पहुँच जाता है। 25 से 30% से घट करके आप जो है 15% पे आ जाता है। अब उसको जो है मक्के को कटाई जो हो चुका है, उसको गहाई के लिए आप जो है बढ़िया ढंग से खलिहान में फैला दें और उसके ऊपर अधिकतर जगहों पर ट्रैक्टर के द्वारा चला करके दाना निकाल लेते हैं, या उसका जो है गहाई के लिए थ्रेसर है, जो है थ्रेसर जो है उसमें डालते हैं और दाना अलग हो जाता है, उसकी कड़वी अलग हो जाती है। कहीं कहीं पर उसको हाथ से मेज सेलर के द्वारा उसको निकालते हैं। तो निकालते समय उसका जो मेज सेलर है बहुत अच्छा है कि जिसको आप जो है हाथ के द्वारा चला करके निकाल सकते हैं। और कुछ दूसरे जो थ्रेसर आए हुए हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देने सर, उसमें परिवर्तन अंदर से हो जाने पर आप जो है उसमें
मक्के को डालेंगे और पूरा गाही के द्वारा उसका दाना जो है अलग हो जाएगा और कड़ भी उसका अलग हो जाएगा। तो दाने को निकाल लें और फिर उसको खूब सुखाते हैं, इतना सुखाते हैं कि उसमें कट की आवाज़ आए, जैसे दांत से दबाएं तो आप उसमें लगभग 12% नमी तक रह जाता है और सारी नमी हट चुका रहता है। तो उसको खूब सुखा लेने के बाद उसको बढ़िया ढंग से आप विनोइंग कर देंगे, उसमें कंकड़ पत्थर जितने हैं उड़ जाएंगे, हट जाएंगे और साफ़ सुथरा किया हुआ दाने को आप भंडारण के लिए रखेंगे। तो भंडारण के समय लगभग 10 से 12% नमी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, भंडारण के बाद उपज में कई हानिकारक कीट एवं फफूंद पनपने लगते हैं जो कि उपज की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसलिए इस तरह की हानि से बचने के लिए कौन कौन से कार्य करें, चलिए यह भी बताते हैं। उसको आप जो है बढ़िया ढंग से सूखा हुआ दाने को बोरे में भर लें और स्टोर में जहाँ पर आप रखेंगे बढ़िया ढंग से उसको साफ़ सफाई करके आप थीरम के द्वारा उसको बढ़िया ढंग से उपचारित कर लें जो है, और फिर उसके अंदर में जो आपका स्टोर है उसको रखें। या तो बढ़िया अच्छा रहता है कि आप जो है बिन जो है रहता है उसके अंदर जो है रखेंगे तो और बहुत सुरक्षित रहेगा। या नीचे तरफ जो है आप उसमें लकड़ी का फैला देंगे, उसके ऊपर से बोरा बिछा करके आप दीवार से 1 फीट हट करके उसको रखेंगे तो वहाँ पर नमी नहीं पहुँचेगा और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, आपका दाना सुरक्षित रहेगा। और इसके साथ जो है हमें आशा है कि आप अपने क्षेत्र में मक्के का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से अच्छे सुरक्षित ढंग से उसका उपयोग करते हुए आप मड़ाई और गहाई और भंडारण करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है जिला श्री गंगानगर के कृषक अजय कुमार शर्मा ने। आप सूरन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अजय कुमार शर्मा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कंद वर्गीय फसलों में सूरन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको अंग्रेजी में एलिफेंट फुट याम बोलते हैं और उसका पीछे बोलने का उद्देश्य है कि इसका जो फल है वो एलिफेंट के पाँव की तरह काफ़ी बड़े आकार में होता है। इसको कुछ क्षेत्रों में ओल के नाम से भी जाना जाता है। फसल में 1 से 2 बार इसमें निराई गुड़ाई भी करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सूरन की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं जो भूमि से नमी, पोषक तत्वों, स्थान, धूप आदि के लिए पौधे से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40-60 दिन बाद और दूसरी 80 से 90 दिन पर करनी चाहिए। निराई गुड़ाई के साथ साथ पौधों के जड़ के पास मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए। ओल की खेती से अधिक उपज के लिए खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए 10-15 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद, यूरिया 173 किलो, SSP 375 एवं 133 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के पूर्व गोबर की सड़ी खाद को अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा यूरिया एवं MOP 1/3 मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा शेष बची यूरिया एवं MOP को 2 बराबर भागों में बांटकर कंदों के रोपाई के 50-60 तथा 80-90 दिनों पर फसल में जड़ों के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गुड़ाई करके मिट्टी में मिला देते हैं। इसके साथ साथ पौधों की जड़ के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। ये करीब 6-7 महीने की फसल है और पानी का, सिंचाई का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बरसात यदि हो रही हो तब तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बरसात के अंदर अंतराल ज़्यादा हो तो रेगुलर अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। जिमीकंद की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें भ्रंग कीट की पहचान की तो इसका वयस्क भ्रंग 8 से 9 मिलीमीटर लंबा, हल्के लाल भूरे रंग का होता है। ये कीट एवं सुंडी पत्तियों और डंठलों को खाकर हानि पहुंचाते हैं।
सूरन की फसल में भ्रंग कीट के नियंत्रण के लिए नीम का काढ़ा या गौमूत्र को माइक्रोजाइम के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार कर 250 मिलीलीटर प्रति पंप के द्वारा अपने खेत में तरबतर कर छिड़काव करें अथवा डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। कीड़े और बीमारियों की बात करें तो इसमें मुख्यतः एक फफूंद वाली बीमारी आती है जिसको एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। इसमें पत्ते के ऊपर पहले धब्बे पड़ते हैं और उसके पश्चात पत्ते पीले पड़ के और पौधा ही खत्म हो जाता है। तो ये बीमारी इसमें मुख्य बीमारी है। इससे बचाव के लिए फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका 2 या 3 बार यदि छिड़काव करेंगे और दूसरा इसमें पौधों के अंदर जो जड़ें हैं उसके अंदर ड्रेंचिंग करेंगे तो ही पौधों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। करीब 7-8 महीने इस फसल को तैयार होने में लगते हैं और करीब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोभी वर्गीय सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। सिरोही नस्ल के बकरों का पालन करके कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।